हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये वीकली करेंट अफेयर का वीडियो है। जी हाँ, यह दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक का वीडियो है। यानी इस वीडियो में आपको दिसंबर के सेकेंड वीक का जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है वो सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर काम करेगा। अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं की है। आज का पहला प्रश्न, किस संगठन ने दिसंबर 2020 को भारत में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA के साथ सहयोग किया हुआ है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी UNIDO और IESA। इसने दोनों आपस में सहयोग किया हुआ है। किस चीज़ के लिए सहयोग किया गया है? तो भारत में ऊर्जा का भंडार बढ़े, इसके लिए ये दोनों के बीच में सहयोग हुआ। अब सबसे पहले तो UNIDO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यह दोनों आपस में सहयोग किया गया है और इनके सहयोग से फ़ायदा क्या होगा? तो ये एक नवाचार को बढ़ाया गया, मतलब एक नया इनोवेशन करेगा कैसे ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा दिया जाए, ये ऊर्जा कैसे भंडार उसका बढ़ सके। इसके लिए ई मोबिलिटी स्पेस में नया समर्थन किया जाएगा, नया प्रयास किया जाएगा। कार्बन का जो प्रौद्योगिकी होता है, कार्बन टेक्नोलॉजी, इसकी भी सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि एक नया इनोवेशन हो और ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, भंडारण किया जा सके। इसके लिए संगठन हुआ। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देश में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? भारत सरकार ने कब तक ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है कि वह 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर लेगी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2022 तक भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भाई विद्युत और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वह 2022 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। कितना? 175 गीगावाट। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे 15 साल की उम्र में टाइम के पहले किड ऑफ द ईयर 2020 के लिए में नामित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह पहली बार हो रहा है 2020 के लिए। किड ऑफ द ईयर 2020 यह टाइम ने दिया हुआ है और यह 15 साल के व्यक्ति है, इनका नाम बताना है। सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि राव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें ये 15 वर्षीय हैं और ये पहली बार टाइम किड ऑफ द ईयर के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी 15 वर्ष की एक किशोरी लड़की हैं। इनको यह अवार्ड नहीं, टाइम के किड ऑफ द ईयर के रूप में इनको क्यों दिया गया? तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, जो अफीम की लत होती है, तो अफीम की लत को हटाने के लिए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ साइबर बुलिंग, पानी की शुद्धता जांचने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर इन्होंने शानदार कार्य किया हुआ था। इनके कार्य को देखकर टाइम ने अपने मैगजीन में किड ऑफ द ईयर के रूप में इनका नाम दिया हुआ। साथ ही साथ टाइम मैगजीन जो है इनके नाम के आगे वैज्ञानिक और आविष्कारक का टाइटल भी इन्हें दिया हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, गीतांजलि राव। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किसे मरणोपरांत यानी मरने के बाद 2020, ये तिवारी नहीं होगा, ये टाई होगा, TIE, ये प्रिंटिंग एरर है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी FC कोहली को सम्मानित किया गया। एक्चुअल यह अवार्ड यानी टाई लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्विस अवार्ड जो है यह दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो FC कोहली हुए और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट, दोनों को यह अवार्ड मिला हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन था मरने के बाद किसे मिला हुआ, तो FC कोहली को मरने के बाद मिला हुआ है और बिल गेट तो अभी जीवित है। यानी अगर पूछे कितने लोगों को मिला तो दो आदमी को मिला हुआ है। किसको किसको? FC कोहली और बिल गेट। और मरने के बाद किसे मिला हुआ था? सिर्फ FC कोहली को मिला हुआ है। FC कोहली, इन्हें इंडिया में IT इंडस्ट्री के पिता के रूप में जाना जाता है। और टाई लाइफ टाइम अचीवमेंट TIE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंडस इंटरप्रेन्योरशिप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर यानी EOY अवार्ड 2020 के विजेता का आपको नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशरफ पटेल। अशरफ पटेल इसके विजेता हैं। और यह जो था यह EOY का 11वां एडिशन था, यानी इस साल 11वां एडिशन हुआ, 11वां पुरस्कार दिया गया है। और यह
पुरस्कार जो है इस साल 11वां था, यानी इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और इसे शुरू किया गया था जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और स्वास्थ्य फाउंडेशन, इन दोनों फाउंडेशन ने मिलकर इसे शुरू किया हुआ था और अशरफ पटेल को दिया गया। तो अशरफ पटेल कौन है? तो अशरफ पटेल जो है यह प्रवाह और कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव फाउंड के यह फाउंडर मेंबर भी हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं और इन्हें यह अवार्ड जो है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। मेन क्वेश्चन तो यह हुआ कि यह अवार्ड किसे दिया जाता है? तो यह अवार्ड ऐसे व्यवसायियों को दिया जाता है, ऐसे उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत में की जो सोशल प्रॉब्लम है, जो जनमानस साधारण जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए एक नए समस्या नए विचार को लाते हैं, उन ऐसे लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 2020 के टाइम पर्सन, इसके पहले क्वेश्चन था टाइम किड्स ऑफ द ईयर, अब है टाइम पर्सन। टाइम तो क्वेश्चन क्या है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो बिडेन और कमला हैरिस। आप इनको जानते ही होंगे, या यूएस के नौ निर्वाचित, अभी यूएसए में जो अमेरिका में जो चुनाव हुआ था इसमें जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कमला हैरिस यह भारतीय मूल की यह उपराष्ट्रपति है। तो इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में संयुक्त रूप से इन लोगों को निर्वाचित किया गया है। और 1927 से ही टाइम मैगजीन जो है वो ऐसे लोगों को अपने जारी करता है, ऐसे लोगों को अपना पर्सन चुनता है जो बेहतर तरीक़ा से दुनिया को प्रभावित करे, यानी वह दुनिया स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर जो अच्छा काम करता है, जो प्रभावित करता है, वैसे लोगों को वो अपना चुनता है। ये किसके द्वारा चुना जाता है? टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ओला द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माण कहाँ खोला गया? जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओला दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण करने जा रहा है, इसके लिए कारखाना खोल रहा है। यह कहाँ पर खोल रहा है और आपको उस जगह का नाम बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में ये खोला जा रहा है ओला के द्वारा और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माण कारखाना होगा या इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण करेगी। ओला ने इसके लिए जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार के साथ MOU पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा अनुमान है कि ओला इसके साथ 10,000 लोगों को रोजगार भी इसके साथ मिलेगा। ओला 2400 करोड़ रुपया का इसमें निवेश करेगी। अब ये निवेश हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर, तो ओला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है और ओला के चेयरमैन और CEO कौन है? भाविश अग्रवाल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 किस संगठन ने प्रवर्तकों के धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक विशेष विभाग निगम वित्त जांच विभाग यानी CFID की स्थापना की है? क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। यह एक संगठन है जो प्रवर्तक के धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई है। CFID एक नया विभाग होगा, तो इसकी स्थापना की गई है सेबी की द्वारा। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है ताकि धोखाधड़ी को पकड़ा जा सके। अब सेबी से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, इस सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम पर सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। सेबी का काम क्या है? तो सेबी का काम है जो शेयर मार्केट होता है, शेयर बाजार होता है, उसको यह नियंत्रित करता है, उसकी देखरेख करता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है और यह कहाँ पर स्थापित करेगा? यह किसके द्वारा हो रहा है? RBI के द्वारा हो रहा है, या ऑटोमेटिक बैंकनेट प्रोसेसिंग सेंटर हो गया, ऑटोमेटिक बैंकनेट प्रोसेसिंग सेंटर होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा यह राजस्थान के जयपुर में कर रहा है RBI ने। अभी पता होगा कि जिस तरह नोटों का कारोबार तो बढ़ रहा है चारों तरफ, उसके बाद केंद्र बैंक में नोटों की प्रसंस्करण भंडारण होगा, यह आगे भेजने की काम करेगी। यह नोटों को क्या कर सकती है? प्रस्तुत करेगी, नोटों को स्टोर कर सकती है, नोटों को आगे करने का यह केंद्र कार्य करेगा। साथ ही साथ यह स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है, इसमें जो नोट खराब होंगे उसको ऑटोमेटिक ये नष्ट भी कर देगा। तो काफ़ी अच्छा निर्णय है, काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 2020 को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता हुआ है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो दिसंबर में हुआ, यह किसके द्वारा जीता गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा
मैक्स वर्सअपन, यानी ऑप्शन ए सही है। मैक्स वर्सअपन यह रेड बुल के ड्राइवर हैं और 25 पॉइंट के साथ इन्होंने प्रथम स्थान पर कब्जा किया। दूसरे स्थान पर वाल्टोरी बोटास थे 18 पॉइंट के साथ, और तीसरे स्थान पर थे लुइस हैमिल्टन 15 पॉइंट के साथ। पहला स्थान मैक्स वर्सअपन, दूसरा स्थान वाल्टेरी बोटास और तीसरा स्थान लुइस हैमिल्टन को हुआ। और ये मैक्स वर्सअपन ने जीता हुआ था। यह जो सीजन चल रहा है 2020, इस सीजन में उनकी दूसरी जीत है और उनके कैरियर की यह 10वीं जीत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ के सुरक्षित प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए किस सशस्त्र बलों के द्वारा एक ऑपरेशन चला, इसका नाम है ऑपरेशन ओलिव। उड़ीसा में ऐसा चल रहा है कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं इनको सुरक्षित प्रजनन किया दिया जा सकता है। इसके लिए किस सशस्त्र बल ने एक ऑपरेशन ओलिव को, या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऑपरेशन ओलिव किससे रिलेटेड है, तो ओलिव रिडले कछुए से रिलेटेड है और कौन कर रहा है, तो यह ऑपरेशन कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड उड़ीसा में कछुओं के प्रजनन के लिए समुद्र के बीच में सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर एक ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर विमान सेवा भी लगाया जा रहा है ताकि वहाँ पर अवैध रूप से जो मछली पकड़ा जाता है, जो कछुआ को वहाँ से अवैध रूप से पकड़ा जाता है उसको रोका जा सकता है। कछुए के संरक्षण को करने के लिए इसे किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ईरान में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर चर्चा करने के लिए प्रथम त्रिपक्षीय कार्य समूह यानी TWG की बैठक में किस देश ने भाग लिया, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान तीनों ने इसमें भाग लिया हुआ है। यह 14 दिसंबर 2020 को तीनों देश के भीतर में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए ईरान में चरवा बंदरगाह संयुक्त पर एक चर्चा की गई है, जिसमें भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान तीनों के बीच में आभासी, यह अभी तो जो भी चल रहा है सब वर्चुअल रूप से चल रहा है, तो वर्चुअल सम्मेलन हुआ। और इसमें अध्यक्षता किसने की? इसके अध्यक्षता भारत की तरफ से संजीव रंजन, उज्बेकिस्तान के परिवहन मंत्री और ईरान के मंत्रियों ने इसका संयुक्त रूप से अध्यक्षता किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइम्स के 2020 एथलीट ऑफ द ईयर, आपको टाइम्स से अभी 3 क्वेश्चन मिला हुआ। पहला टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर, तो किड्स ऑफ द ईयर था पहला क्वेश्चन। दूसरा था किड्स ऑफ द ईयर किसे? गीतांजलि राव। दूसरा था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो जो बिडेन और कमला हैरिस। अब है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। आप अगर ऐसे करके याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से होगा कि टाइम अगर किड पूछे तो गीतांजलि राव, पर्सन पूछे तो जो बिडेन और कमला हैरिस, और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर पूछे, ये एथलीट ऑफ द ईयर है तो ये है लेबॉर्न जोम्स टाइम एथलीट ऑफ द ईयर है। यह एक बास्केटबॉल के प्लेयर है और इनको यह अवार्ड इनको क्यों नामित किया गया? क्योंकि यूएस का इलेक्शन जो हुआ था अभी, उसमें यूएस इलेक्शन में इन्होंने नस्लवाद के विरोध एक कैंपेन चलाया हुआ था, और इस कैंपेन में इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जिसमें था हम सिर्फ वोटर नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही नहीं, हम लोग का अपना भी कुछ है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वोट ही दे रहे हैं, आप हमें सिर्फ वोटर समझते हैं कि ये वोटर देगा और हम मेरे लिए कुछ आप नहीं कर पाएँ। तो इसके लिए इन्होंने एक मतलब कैंपेन चलाया था नस्लवाद के खिलाफ, और नस्लवाद के खिलाफ लोगों को इन्होंने एकजुट करने के लिए भी प्रेरित किया हुआ था। इसके लिए इन्हें नामित किया गया है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर, या एक एथलीट होकर अच्छा काम किया इसलिए टाइम इनको नामित किया। यह लेबनान नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में लॉस एंजल्स के लिए ये खेलते हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने दिसंबर 2020 को हेवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A-15 का दूसरा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक किया हुआ? यह किस देश के द्वारा किया गया? अंगारा A5। तो अंगारा A5 जो है यह रसिया का है, यानी रसिया ने इसका सफल परीक्षण किया हुआ है। रूस इसका जो परीक्षण किया हुआ है, इसका ये तो दूसरा परीक्षण किया गया, इसका प्रथम परीक्षण जो होता है 2014 में किया हुआ था, और 6 साल बाद 2020 में इसका दूसरा सफल परीक्षण किया गया है। पहले सोवियत संघ बोला जाता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस निर्मित हुआ तो रूस में अंतरिक्ष लॉन्चर के लिए यह एक नई श्रृंखला शुरू गई जो अंगारा श्रृंखला, यानी अंगारा श्रृंखला क्या है? रूस में अंतरिक्ष को लॉन्च करती है, और यह अंगारा A5 जो है यह भारी पेलोड को कक्षा में ले जाने का काम करेगी। यह लगभग 24.5 मीट्रिक टन वजन को 120 मील यानी 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15,
पार्टियों के सम्मेलन यानी COP26 का 26वां सत्र कहाँ पर होगा? COP26 का 26वां सत्र कहाँ पर होगा? और आपका सही जवाब जो होगा ग्लासगो यूके। यह ग्लासगो यूके में इसका 26वां सत्र होगा। अब ये COP26 क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP26 के रूप में जाना जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, उसी को COP26 के रूप में जाना जाता है। इसका 26वां जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा यह 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2021 को होगा। और कहाँ पर होगा? तो यह यूके के ग्लासगो में होगा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2020 तक फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आप फिक्की के नाम से इसे जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका बताना है कि फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय शंकर। उदय शंकर जो हैं यह फिक्की के अध्यक्ष हैं। 2020 से 2021 के रूप में इन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। यह संगीता रेड्डी की जगह लेंगे, यानी अब तक फिक्की के अध्यक्ष कौन थी? तो संगीता रेड्डी। तो संगीता रेड्डी की जगह कर लेंगे उदय शंकर लेंगे। और उदय शंकर प्रथम व्यक्ति होंगे जो फिक्की का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये एक मीडिया कार्यकारी हैं। यानी उदय शंकर ने अपना जो जीवन का कैरियर शुरुआत किया हुआ था यह पटना के टाइम ऑफ इंडिया में एक संवाददाता यानी रिपोर्टर के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया हुआ था। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिक्की का नेतृत्व करने वाले पहले मीडिया कार्यकारी कौन हैं? तो ये क्या बनेंगे? उदय शंकर। वर्तमान में उदय शंकर जी हैं यह वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष हैं, लेकिन यह जब बनेंगे अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर यह फिक्की के अध्यक्ष बनेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक यूए खदर। यूए खदर की रचना जो है यह किस भाषा में थी? साहित्य पुरस्कार विजेता है यूए खदर, और इनकी एक रचना है, उसकी रचना का भाषा बताना था। इनकी रचना मलयालम में, यह यानी मलयालम में यह अपना लिखते हैं। अब साहित्य अकादमी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी यह किस क्षेत्र में दिया जाता? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार का प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, और मान्यता प्राप्त जो भी भाषा है उसमें दिया जाता है। 24 भाषाओं में इसे दिया जाता है। अब ये 24 भाषा कैसे? तो 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि 22 भाषा है, और 2 भाषा और, एक हुआ राजस्थानी। राजस्थानी दोस्त 8वीं अनुसूची में नहीं है। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है वो, उसके साथ राजस्थानी और उसके साथ इंग्लिश, यह 24 भाषा में इसे दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने 1955 में इसकी शुरुआत की थी। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में भारत ने कितने स्थान पर पहुंच गया? भारत का स्थान क्या? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट जारी की है एचडीआई का यानी मानव विकास सूचकांक का, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो अपने भारत का क्या स्थान है? 131वां। माफ कीजिएगा यह गलती है, प्रिंटर होगा, क्या होगा? 131वां स्थान भारत की है। भारत का इसमें क्या स्थान है? 100। इसके पहले इसमें भारत का स्थान क्या था? इसके पहले भारत 129 नंबर पर था, लेकिन अभी 2 स्थान नीचे लुढ़क कर 131 स्थान पर चला गया। इसमें टोटल 189 देश थे जिसमें भारत 131वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 194वें नंबर स्थान पर है, श्रीलंका 72वें नंबर स्थान पे है, और भूटान 129 नंबर स्थान पे। यानी श्रीलंका और भूटान ये छोटे देश, इनका रैंकिंग जो है भारत से अच्छा है, यानी यह भारत से आगे किए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो एचडीआई यूएनडीपी के 2000 मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर नार्वे है। नार्वे के बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट स्थान पर कौन है? 189वें स्थान पर। तो सबसे लास्ट स्थान पर है नाइजर। अब यूएनडीपी दे रही है, तो यूएनडीपी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और प्रमुख है अचिम स्टेनर। और यह ह्यूमन विकास यानी आदमी का विकास कैसे हो पा रहा है, आदमी कैसे रह रहा है, उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रवर्धन
प्रबंधन पुरस्कार 2020, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसने जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। यह पुरस्कार सेल जो है, यह प्रबंधन पुरस्कार जो दिया था, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार पीकॉक के द्वारा, तो यह पुरस्कार अनेक क्षेत्र में यानी बहुत सारे ग्रुप में दिया जाता था। इसमें सेल को जो मिला हुआ, यह सेल को इस्पात वाले ग्रुप में सेल को यह पुरस्कार मिला हुआ है और लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार सेल को मिला हुआ है। तो सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने बोला कि यह सेल के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनके परिश्रम का फल है कि वो अच्छे से काम करें, जिसके कारण उन्हें लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला हुआ है। अब गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ध्यान में रखते हुए जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए, इसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। यानी जलवायु का परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको ध्यान में रखना हुआ है, उसके बावजूद अच्छा काम कीजिए और दूसरे की अपेक्षा आप आगे बढ़िए, यह सबको मिलाकर इसको दिया जाता है। और इसमें सेल को मिला हुआ है किस क्षेत्र में? तो सेल को मिला इस्पात क्षेत्र में। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, नाना एडो डानक्वा अकुफो अडो यह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी अजीब भी नाम है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं, नाना अकुफो अडो, नाना अकुफो अडो, नाना अकुफो अडो यह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, यानी किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घाना के राष्ट्रपति हुए हैं। घाना के राष्ट्रपति बने नाना अकुफो अडो। और घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी है एक्रा में। एक्रा घाना की राजधानी। और घाना की भाषा क्या है? तो घाना की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और राष्ट्रपति तो यही बने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने एनएफएचएस के सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित बैंक खाता में अधिकतम वृद्धि की सूचना दी गई है? यानी जो महिलाओं के द्वारा स्वामित्व, ऐसी बैंक खाता जो महिला के द्वारा है, वो मतलब महिला के नाम पर है, उसको चलाती भी महिला है, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है बिहार में। यानी बिहार में जो महिला अपने नाम पर अकाउंट खोलती है और उसको संचालित करती है, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि बिहार में देखने को मिला हुआ है। और यह किसने सर्वेक्षण दिया था? एनएफएचएस ने इसकी सर्वेक्षण दिया हुआ है। एनएफएचएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। इसने इसकी सर्वेक्षण की है और इसमें रिपोर्ट दिया हुआ है। अब आपको बता दें कि पिछले 5 साल में जो डाटा आया, पिछले 5 साल में बिहार में 53% बढ़ोतरी हुई है, कि 53% बढ़ोतरी हुई है। जितनी महिलाएं थी वो अपने नाम पर अकाउंट खुलवा कर उसको स्वयं संचालित कर रहे थे, इसमें 53% की बढ़ोतरी है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ बिहार में मोबाइल फ़ोन, महिलाओं में मोबाइल फ़ोन जो यूज करना, इसकी बढ़ोतरी 51%, 4% हुआ है। साथ में स्कूल जाने वाली बच्चियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी महिलाओं से रिलेटेड हर चीज़, यानी महिलाएं अपना खाता स्वयं संचालित कर रही हैं, मोबाइल का संचालन हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग में भी बढ़ रही है, स्कूल जाने में भी बढ़ोतरी है। यानी ये काफ़ी अच्छा संकेत है बिहार की प्रगति के लिए। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 72वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को होगा, यह किस इसके मुख्य अतिथि के रूप में? प्रत्येक वर्ष एक मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, तो इस वर्ष हमारा मुख्य अतिथि कौन होंगे? 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन? और आपका सही जवाब हो जाएगा बोरिस जॉनसन। इस वर्ष बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 का जो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया हुआ था। और साथ ही साथ भारत में आने के लिए नरेंद्र मोदी ने इन्हें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, तो इन्होंने इसको स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट भी किया, और इन्होंने मोदी को भी G7 समिट में बुलाया हुआ था। ये गणतंत्र दिवस पर जो परेड होता है उसमें भाग भी लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अपने कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया गया है। अपने कर्मचारी को सम्मानित करने के लिए मेघदूत पुरस्कार किस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आप पोस्ट ऑफिस के रूप में जानते होंगे, तो पोस्ट ऑफिस में यह पुरस्कार दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं उनको मेघदूत पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन तो यही बन गया कि मेघदूत पुरस्कार कौन देता है, कौन डिपार्टमेंट देता है, तो यह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, जो अच्छा काम उत्कृष्ट काम करते हैं उसके लिए। तो अब 2020 का मेघदूत पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2020 का मेघदूत पुरस्कार यह दिया गया विनय श्रीवास्तव को। विनय श्रीवास्तव को 2020 का मेघदूत पुरस्कार दिया गया है और यह मध्य प्रदेश सर्किल के हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के सर्किल में जो छतरपुर जिला हुआ, यह इंस्पेक्टर है। जो विनय श्रीवास्तव हैं यह इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं मध्य प्रदेश सर्किल में। इन्होंने मध्य प्रदेश सर्किल के छतरपुर जो जिला हुआ है उन्होंने छतरपुर जिलों में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है। नया नया इन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया और सभी अच्छा सफल हुआ। जैसे इन्होंने कुछ प्रयोग किया, बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि में जो 10 साल तक की बच्ची हैं उनके नाम पर एक अकाउंट होता है, उसमें उनके जो पेरेंट होते हैं वह प्रत्येक साल में 1.5 लाख रुपया तक उसमें जमा कर सकते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बेटियां छुएंगी आसमान एक कार्यक्रम को चलाया और लोगों को सुकन्या समृद्धि के बारे में बतलाया, से काफ़ी अकाउंट हुआ और जनता को इसके बारे में पता चला कि सुकन्या समृद्धि योजना अगर अपने लड़की के नाम पर करवाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर इन्होंने डाकघर की चौपाल भी शुरू किया, डाक परिवार विद्यालय भी प्रयोग किया हुआ, तो इनके सारे प्रयोग काफ़ी सफल हुए, काफ़ी अच्छे हुए। इसके लिए इन्हें मेघदूत अवार्ड दिया गया। अब मेघदूत अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, मेघदूत अवार्ड जो दिया हुआ था इसके साथ एक पदक दिया जाता है कि आप मेघदूत अवार्ड के विनर हैं, और पदक के साथ साथ 21,000 रुपये का नगद दिया जाता है। और यह पुरस्कार यानी मेघदूत अवार्ड जो है यह 1984 में शुरू किया गया था। यह डाक विभाग का अवार्ड है। इसके साथ साथ डाक विभाग डाक रत्न अवार्ड भी देता है अपने कर्मचारियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशियाई खेलों के 2034 संस्करण की मेजबानी किस राष्ट्र में की जाएगी। एशियाई खेलों के 2034 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो 2034 की मेजबानी जो होगी यह सऊदी अरेबिया, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ हुआ 2034 और 2030 दोनों की मेजबानी। तो 2034 की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के रियाद में इसकी मेजबानी की जाएगी। अब थोड़ा इससे रिलेटेड बता देते हैं कि ये तो 2034 का मैं आपको लाइन से पूरा बता देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगा याद करने में। इसके पहले यानी अब तक जो हुआ था पिछला यानी 2018 में हुआ था, तो 2018 का एशियाई खेल जो हुआ था यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। 2022 यानी अगला जो होगा, अगला कहाँ होगा, हांगझोऊ में होगा। उसके बाद 2026, तो 2026 होगा जापान में। 2030 होगा दोहा यानी कतर में, और 2034 का तो मैंने आपको बता दिया सऊदी अरब में होगा। एशियाई खेल में एशिया के जो भी देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं, लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। 2023 का एशियाई खेल, मैंने इसको एक अलग क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि 2030-34 दोनों का भी आधिकारिक घोषणा हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर अलग क्वेश्चन में रहेगा तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जाएगा, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि 2030 के एशिया खेल की मेज़बानी, तो 2030 के एशिया खेल की मेज़बानी कहाँ पर होगी, दोहा में होगी। यानी ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी कार्य करेगा। अगर आप कहीं से भी करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप अपना प्रैक्टिस लगा सकते हैं। प्रत्येक संडे का हमारा वीडियो आ जाता है, आप लगा लेंगे कि आपने वीक में करेंट अफेयर की तैयारी अच्छी की या नहीं की। अगर कुछ करेंट अफेयर छूट जाता है तो आप यहाँ से उसको देख कर अपना कंपटीशन को, अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम प्रत्येक वीक में वीकली करंट अफेयर का वीडियो लाते हैं, साथ साथ जीके का भी वीडियो लाते हैं, पॉलिटी का, यानी जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वीडियो आता है और काफ़ी डिटेल में समझाया जाता है। और यह चैनल आपको सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा भी चलाया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सब आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको करेंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी कराया जाता है, जो डेली बेसिस पर कराया जाता है। डेली का आपको न्यूज़ मिलता है, तो आपके लिए यह काफ़ी अच्छा होगा कि आप करेंट से जुड़े रहेंगे और अपना करेंट का तैयारी और बेहतर कर पा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।